हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज अरीना। आज का हम लोगों का टॉपिक है मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में दोनों में ही इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं और चांसेस ये हैं कि ये आगे आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। A system of government in which most of the important decisions are taken by the state officials rather than by elected representatives। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं वहाँ के स्टेट ऑफिशियल्स लेते हों, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग एमएलए को चूज़ करते हैं तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक के। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बजाय स्टेट ऑफिशियल्स जाके डिसीजंस लेंगे इंपॉर्टेंट, तो उसको बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी की जब बात करते हैं तो मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी दी थी, जिनको हम लोग मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की डिफिनेशन दी, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज्ड और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा आगे इन्होंने ये बताया कि ही ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड दैट द बिलीफ दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये बोल्ड में आप देख रहे हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लाइंस ऑफ अथॉरिटी, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर होंगे, लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू वहाँ पर वर्क होता होगा। वेबर बिलीव दैट देयर कुड बी ओनली 3 काइंड्स ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेबर ने ये माना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ 3 तरह की पावर हो सकती हैं। पहली होती है ट्रेडिशनल। इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी द वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज सर्वेंट्स। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में वर्कर जो है उनको सर्वेंट की तरह देखा जाता है और ये डिपेंडेंट होते हैं लीडर के ऊपर, और लीडर्स को लॉर्ड की तरह देखा जाता है, वर्किंग एज देयर सर्वेंट्स एंड फॉलोइंग द स्टेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ब्लाइंडली। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेबर ने बताया है। दूसरा आता है कैरिस्मेटिक। अंडर कैरिस्मेटिक पावर, ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द मैनेजर्स, द वर्कर्स आर डीपली मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट ऑन द टास्क अलॉटेड टू देम। यहाँ पर जो हमारे लीडर्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के एडवांटेजेस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक मैनेजर है या उसको लीडर रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसको बाकी लीडर्स से अलग करते हैं, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। However, this charisma may fade away with the manager's layoff, resignation और demise। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये करिश्मा है लीडर्स की पर्सनैलिटी का, ये फेड अवे हो सकता है अगर मैनेजर को ले ऑफ कर दिया जाए या उसका रेजिग्नेशन दे दिया जाता है या उसको डिमाइस हो जाता है वो। तीसरी पावर की जो बात करी है वेबर ने वो है लीगल रिलेशन की। In legal relation power, the workers either need to abide by the legal rules or the naturally applicable laws. In short, all the employees need to follow a consistent set of principles. Legal relation बस सिंपली बताता है आपको कि जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो वेबर्स ने ये 3 तरह की पावर बताई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 तरह की पावर हो सकती हैं। चांसेस हैं कि आपको शायद इसमें से क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, जो आज के टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैक्स वेबर्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आना काफ़ी मुश्किल है, कभी कभार आते हैं, लेकिन आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपका इसके ऊपर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर की तरह भी देखते हैं, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनल, कैरियर ओरिएंटेशन एंड फॉर्मर सिलेक्शन। तो आप लोग को पहले तो ये 6 प्रिंसिपल्स के नाम याद कर लेने हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे के इंडिविजुअली हर प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला प्रिंसिपल आता है मेरा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि आपको अपने वर्क को एम्प्लॉय की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉट करना है।
जो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम देना है। वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने सही बंदे को सही काम प्रोवाइड कराएगा तो होता ये है कि वो बंदा उस वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाता है। जो बंदा जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप उसको फील्ड में जाके फील्ड वर्क दे देंगे तो चांसेस ही रहते हैं कि वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। जो टेक्निकल स्किल्स में अच्छा है उसको टेक्निकल वर्क दीजिए। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है ये कह रहेगा कि आपको अपने काम को अलॉट जो करना है वो एम्प्लॉयज़ के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉट करना है। द होल वर्क शुड बी असॉर्टेड इनटू स्मॉलर टास्क sets to ascertain that every set of tasks is assigned to the right person. Here right person means the one who has the capability of fulfilling it. Next जो principle है वो बात करता है hierarchy of authority. Weber proposed that there should be a systematic hierarchy in the organization defining the position of each employee from top to the lowest level. यहाँ पे hierarchy of authority का मतलब ये है कि जो भी employee जो भी position hold करता है उसको अपनी position के बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि उस पोजीशन पे उसके कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, कौन कौन से उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसको रिपोर्ट अपना वर्क किसको करना है और किसकी ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बिल्कुल क्लियर पोजीशन के बारे में पता होना ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो चाहे वो लोएस्ट लेवल का एम्प्लॉय हो। नेक्स्ट बात करता है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस की। देयर शुड बी अ क्लियर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन इन रिटन फॉर्म to be followed universally by everyone working in the organization irrespective of their position. Strict rules and regulation, इस प्रिंसिपल के ऊपर नेट ने रिसेंट में क्वेश्चन पूछे थे कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फीचर्स पहचाने थे उसके अंदर। तो उसमें से एक फीचर ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं काफ़ी क्लियर होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं और सबको इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन फॉलो करना पड़ता है। इससे ये रहता है कि एक डिसिप्लिन बना रहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और लोग इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल की बात हो रही है वो है इम्पर्सनल। देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते करते एम्प्लॉयज़ का आपस में इम्पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं विच में लीड टू फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट को वो वर्क नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि वेबर बता रहे हैं कि इम्पर्सनल रिलेशंस को होते हुए भी आपको इक्विटेबल मैनर में अपने एम्प्लॉयज़ को डील करना है। वेबर सेड दैट द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड मैनेजरियल डिसीजंस शुड बी इम्पार्शियल, आपको किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सच रिलेशन, उन रिलेशंस के बारे में नहीं सोचना है। जो फेयर डिसीजन होगा आपको वो फेयर डिसीजन लेना है, पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं करनी है। कैरियर ओरिएंटेशन, ये देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ के बाद जब एक अच्छा पैकेज आता है दूसरी कंपनी से तो एम्प्लॉयज़ जो है ना उस ऑलरेडी जहाँ वो वर्किंग कर रहे होते हैं उसको छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो जिस कंपनी को वो छोड़ लेंगे तो वहाँ पर लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाता है और कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं कि दोबारा उस पोजीशन के ऊपर एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। तो कैरियर ओरिएंटेशन जो वेबर्स का प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है मैनेजमेंट शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म career in the organization by providing job security and performance based incentives to them। तो ये कह रहा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना है कि ताकि वो लॉन्ग टर्म करियर अपनी कंपनी के साथ देख सकें और उनका जो आप जो उनको प्रमोट करेंगे, जो आप उनको प्रमोशन देंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ताकि जो है ना जो कैंडिडेट ने जितनी मेहनत करी है उसको उसके अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड मिले। तो आप इससे होगा ये कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहेगा अपने वर्क से और अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिसका बेनिफिट ये मिलेगा कि एम्प्लॉय जो है ना कंपनी के लिए लॉयल रहेगा और काफ़ी लंबे समय के लिए अपने आप को कंपनी से जोड़ा रहेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मेरा फॉर्मल सिलेक्शन। वेबर बिलीव दैट द वर्कर्स शुड बी रिक्रूटेड थ्रू देयर टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इंस्टीड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सेलेक्टेड बेसिस। वेबर ने कहा है कि रिक्रूटमेंट के टाइम के ऊपर आप लोगों को एम्प्लॉयज़ के टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के बेस के ऊपर जजमेंट लेना है, ना कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सेलेक्टेड के बेसिस के ऊपर। इसका बहुत से बेनिफिट ये है कि टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के अगर आपने इन दो क्राइटेरिया के ऊपर आपने अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कराएगा तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे, टेक्निकली इन्हांस्ड एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे जो कि वर्कर्स जो कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी में बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। इवन द प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड मेरिट।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि एम्प्लॉय का जो प्रमोशन होगा वो उसकी परफॉर्मेंस और मेरिट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। वेबर्स ब्यूरोक्रेसी में कुछ एडवांटेज ये हैं कि जो भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर यूँ कहूँ कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट करके चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके कुछ बेनिफिट्स ये मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ और एक्सपर्टाइज, आपके पास एक एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज एम्प्लॉयज़ आपके पास होंगे। स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा आपका। प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर कंपनी के अंदर इक्वालिटी होगी, फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में आप एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करा जाएगा। स्ट्रक्चर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड रेशनैलिटी, ये कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं जो आपको वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करने से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। Which of the following is a characteristic of the ideal type bureaucracy as described by Weber? Specialization, hierarchy, impersonality, all of the above. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आई होप कि आप लोग को आंसर मिल गया होगा। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ वेबर्स टाइपोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट। आपको इन स्टेटमेंट से बताना आएगा इनमें से कौन सा वेबर्स ब्यूरोक्रेसी का स्टेटमेंट एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए, ब्यूरोक्रेसीज प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स हु एक्सरसाइज कॉन्सेंशस autonomy. Bureaucracies are designed as a top-down hierarchy. Bureaucracy rely on unexamined compliance with authority. Bureaucracies are designed to be efficient. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर पता लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक्चुअल में जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर जो वोकैबुलरी यूज़ करी गई है उससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया था। ब्यूरोक्रेसीज प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स हु एक्सरसाइज कंसेंशसनेस ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को फुल ऑटोनॉमी देते हैं, मतलब फुल फ्रीडम ऑफ डिसीजन लेते हैं कि आपके पास पूरा फ्रीडम है डिसीजन लेने का। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं देखा गया है। बाकी के तीन ऑप्शन जो गिवन है, टॉप डाउन हायरार्की, अनएग्जामाइंड कंप्लायंस विद अथॉरिटी और डिज़ाइन टू बी एफिशिएंट, ये सारे के सारे मेरे स्टेटमेंट जो हैं वो वेबर्स ब्यूरोक्रेसी के हैं। लेकिन ए पॉइंट जो बता रहा है कि हम लोग जो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके पास जो है ना फुल अथॉरिटी होती है, फुल ऑटोनॉमी होती है, फुल फ्रीडम होती है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसमें आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप हमने कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपके टॉपिक के ऊपर लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।